and welcome to Beyond the Pages. If you are a student preparing for your English exams, you are in the right place. Today we are breaking down poetic devices in a simple and exam friendly way. So stay till the end. So before moving directly to the different types of poetic devices, we will first come to know that what are poetic devices. Poetic devices सीधे समझने से पहले हमें पता होनी चाहिए poetic devices होते क्या हैं. तो poetic devices are tools poets use to create rhythm, enhance meaning and make poems memorable. They help engage the reader's senses and emotions. Poetic devices एक tool की तरह होते हैं, एक औजार की तरह होते हैं जो पोएट यूज करता है, शायर यूज करता है, किसमें? अपने पोएम्स में. ठीक है. जैसे कि एक मैकेनिक कोई टूल जैसे स्क्रू ड्राइवर या कुछ यूज करता है अपनी मशीन को ठीक करने के लिए, वैसे ही पोएटिक डिवाइसेस यूज होते हैं एक टूल की तरह पोएम्स को ठीक करने में. पोएम्स को क्या ठीक करने में हेल्प करता है पोएटिक डिवाइसेस? पोएम में या पोएट्री में एक रिदम क्रिएट करने के लिए, उन पोएम्स का मीनिंग, उनका मतलब बढ़ाने के लिए, अच्छे से हमें समझाने के लिए, एनहांस करने के लिए. और पोएटिक डिवाइसेस ही है जिससे पोएम्स जो है वो मेमोरेबल बन जाती है, यादगार बन जाती है. पोएटिक डिवाइसेस जो है वो इवन जब यूज होते हैं पोएम्स में, तो रीडर जो है, जो पढ़ने वाला होता है, वो अपने सारे सेंसेस को एंगेज कर पाता है. किसके साथ? पोएटिक डिवाइसेस के साथ. इनफैक्ट अपने इमोशंस को भी वो कनेक्ट कर पाता है पोएम के साथ. ठीक है. ये है पोएटिक डिवाइसेस. पोएटिक डिवाइस होते क्या है? अब है सिमिली. सिमिली होता क्या है? पहला पोएटिक डिवाइस सिमिली. डेफिनेशन: a comparison using as or like. Example: it dives and dips as if it were alive. एक जनरल सी एग्जाम्पल: her smile is as bright as the sun. तो सिमिली एक ऐसा पोएटिक डिवाइस है जो कि पोएट यूज करता है अपनी पोएम्स में, ताकि वो कंपेयर कर सके, कंपैरिजन हो, तुलना हो एक चीज की दूसरी चीज के साथ, लेकिन डायरेक्टली नहीं कंपेयर करके, इनडायरेक्टली कंपेयर करके. और इनडायरेक्टली कैसे कंपेयर करके? एज और लाइक वर्ड यूज करके दो चीजों को आपस में कंपेयर करता है पोएट. आपने बहुत सारी ऐसी लाइंस पढ़ी होगी पोएट्री में. हर स्माइल इज एज ब्राइट एज द सन, हर चीक्स आर एज रेड एज द रोज. देखो यहाँ पे तुलना हो रही है उसकी चीक्स की उस रेड रोज के साथ, या उसकी स्माइल की सन के साथ, लेकिन क्या वर्ड यूज करके? एज ब्राइट एज द सन. ठीक है. जब ऐसे एज या लाइक वर्ड यूज करके हम दो चीजों को आपस में कंपेयर करते हैं, तो उसको बोलते हैं, वहां पे कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हो रहा है उस पोएम में? सिमिली. तो एक और एग्जाम्पल है यहाँ पे जो कि सीबीएसई की किसी पोएम में है. इट डाइव्स एंड डिप्स एज इफ इट वर अलाइव. एज इफ इट वर अलाइव. वो डाइव कर रहा था और डिप कर रहा था एज, जैसे कि वो जिंदा था. देखो यहाँ पे किसी इंसान की का कंपेयर या किसी चीज का कंपेयर हो रहा है किसी जिंदा के साथ. ठीक है. लेकिन क्या वर्ड यूज करके? एज. ठीक है. जब भी आप ऐसा कोई लाइन देखो अपनी पोएम में जहाँ पे कंपेयर हो रहा है एक चीज का दूसरी चीज के साथ, लेकिन एज ए लाइक वर्ड यूज करके, तो वो सिमिली है. ठीक है. अब है मेटाफर. मेटाफर जो है ये भी एक पोएटिक डिवाइस है. इट इज अ डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स. यहाँ पे लाइक और एज वर्ड यूज नहीं होता है. यहाँ पे डायरेक्ट कंपैरिजन किया जाता है, डायरेक्ट तुलना की जाती है. यहाँ पे कोई लाइक या एज वर्ड यूज करके कंपेयर नहीं किया जाता दो चीजों को. जैसे कि एक जनरल सी एग्जांपल है, पहले हम ये ले लेते हैं. द क्लासरूम वॉज अ जू. क्लासरूम जो था वो जू की तरह था. देखो यहाँ पे ना एज यूज हुआ है ना लाइक यूज हुआ है, डायरेक्ट कम बोला गया है क्लासरूम जू है. ठीक है. टाइम इज अ थीफ. टाइम जो है वो थीफ है. ये नहीं कि वो एज ही इज एज दिस या इट इज लाइक दिस, लाइक या एज वर्ड यूज हुआ, डायरेक्ट बोला गया टाइम चोर है. क्लासरूम जू की तरह है. एक एग्जाम्पल ली गई है एक पोएम से भी, जो कि सिर्फ सीबीएसई नहीं, जेके बोस की भी बुक्स में है. एक पोएम रॉबर्ट फ्रोस्ट की, टू रोड्स डाइवर्ज्ड, जिसकी लाइन है टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड.
दो रोड्स को आपस में यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है एक दूसरे के साथ. यहाँ पे कोई लाइक या एज वर्ड यूज नहीं हुआ है, लेकिन दो रोड्स को फिर भी कंपेयर किया जा रहा है एक दूसरे के साथ. तो ये है मेटाफर, जहाँ पे डायरेक्ट कंपैरिजन हो दो चीजों का आपस में. जब भी आप कोई देखेंगे कि डायरेक्ट कंपैरिजन हो रहा है, किसी चीज को बराबर बोला जा रहा है, ये वही है. कोई लाइक या एज वर्ड यूज नहीं हो रहा है, डायरेक्ट कंपैरिजन हो रहा है, तो इट इज मेटाफर. ठीक है. देन कम्स पर्सोनिफिकेशन. जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, द नेम इटसेल्फ सजेस्ट्स कि ये पोएटिक डिवाइस होगा क्या. पर्सोनिफिकेशन, पर्सन, इंसान. पर्सन मींस इंसान. गिविंग ह्यूमन ट्रेट्स टू नॉन ह्यूमन थिंग्स. एग्जाम्पल, द ट्रीज आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट फ्रॉम द ट्रीज. Melancholy, darkness gently weeps in rainy tears from rain on the roof. जनरल एग्जाम्पल है द विंड विस्पर. देखो यहाँ पे सीधे क्या हो रहा है, पर्सोनिफिकेशन एक ऐसा पोएटिक डिवाइस है जो पोएम्स में यूज करता है पोएट, जहाँ पे किसी नॉन लिविंग या नॉन ह्यूमन थिंग को, चीज को एक ह्यूमन ट्रेट दिया जाता है, ह्यूमन की क्वालिटी दी जाती है, इंसानों की क्वालिटी दी जाती है एक ऐसी चीज को जो ह्यूमन नहीं है, जो कि नॉन ह्यूमन है या नॉन लिविंग है. ठीक है. जैसे कि यहाँ पे बोला जा रहा है द ट्रीज आर मूविंग. क्या ट्रीज मूव कर सकते हैं आउट इन द फॉरेस्ट? इधर उधर तो हवा से हिल सकते, लेकिन खुद फॉरेस्ट में उधर इधर चल सकते हैं? नहीं. यहाँ पे ट्रीज को क्या दी जा रही है, एक इंसान की क्वालिटी, एक इंसान का ट्रेट कि ट्री. ये भी एक पोएम से ली गई है लाइन, जिस पोएम का नाम है द ट्रीज. ठीक है. तो एक और एग्जाम्पल है मेलनकली डार्कनेस जेंटली वीप्स इन रेनी टेयर्स. क्या डार्कनेस, अंधेरा रो सकता है, वीप कर सकता है? नहीं. रोता कौन है? इंसान. तो यहाँ पे डार्कनेस को किसकी ट्रेट, किसकी क्वालिटी दी गई है? इंसान की. ठीक है. ये लाइन भी एक पोएम से ली गई है, जिस पोएम का नाम है रेन ऑन द रूफ. तो एक जनरल सी एग्जांपल दी गई है द विंड विस्पर. विंड हवा, तेज हवा. क्या वो विस्पर कर सकती है? क्या वो फुसफुसा सकती है? जैसे कि इंसान आराम से आहिस्ता आहिस्ता बात करता है, क्या वैसे विंड कर सकता है? नहीं. यहाँ पे भी विंड को क्या दी गई है? ह्यूमन ट्रेट. तो जैसे ही आपको लगेगा कि किसी पोएम की लाइन में ऐसा हुआ है, किसी नॉन लिविंग थिंग को या नॉन ह्यूमन थिंग को एक ह्यूमन ट्रेट या ह्यूमन क्वालिटी दी गई है, तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि दिस इज पर्सोनिफिकेशन. यहाँ पे कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज किया है पोएट ने? पर्सोनिफिकेशन. ठीक है. उसके बाद है एलिट्रेशन. एलिट्रेशन मीन्स repetition of initial consonant sounds. Example, he has given my heart dust of snow. Repetition of H. General example है she sells seashells. Repetition of S. Alliteration simply होता है जब स्टार्टिंग वर्ड्स में कोई भी वर्ड जो भी पोएम की लाइन में यूज हो रहा है, जैसे कि कोई पोएम की लाइन है और उसमें एक वर्ड जो है स्टार्ट वो रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है. ठीक है. लेकिन कौन सा वर्ड रिपीट हो रहा है? कॉन्सोनेंट वर्ड, कॉन्सोनेंट साउंड. आपको तो पता होगी वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स पढ़े होंगे. ए ई आई ओ यू जो है वो वॉवल्स है, बाकी जो जितने भी अल्फाबेट्स रह जाते हैं ए टू जी में वो कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं. और जब आपको लगे कोई कॉन्सोनेंट एक ही पोएम की एक ही लाइन में बार बार रिपीट हो रहा है, तो वहां पे कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज कर रहा है पोएट? एलिट्रेशन. तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो एक एग्जांपल दी गई, डस्ट ऑफ स्नो एक पोएम है, उससे एक लाइन ली गई है हैज गिवन माय हार्ट. आप देखो एच, हैज गिवन माय हार्ट, एच फिर से यूज हुआ है. पहले आप देखो वर्ड का पहला ही वर्ड एच, यहाँ पे भी वर्ड का पहला ही वर्ड एच. तो जो ये कॉन्सोनेंट एच बार बार रिपीट हुआ है, रेपिटेशन ऑफ एच जो हुआ है, इसी को एलिट्रेशन कहते हैं. एक और एग्जांपल है जनरल सी, जो कि एक टंग ट्विस्टर से ली गई. शी सेल्स सीशेल्स. यहाँ पे आप देखो एस एस वर्ड जो है उसका पहला अल्फाबेट जो है, हर किसी वर्ड का पहला अल्फाबेट जो है वो एक कॉन्सोनेंट है, और वो कॉन्सोनेंट कौन सा है? एस. ठीक है. जो ये रेपिटेशन ऑफ एस हुआ है, जब आपको लगे किसी लाइन में कोई कॉन्सोनेंट कोई वर्ड की जो पहला अल्फाबेट है वो बार बार रिपीट हो रहा है और वो अल्फाबेट जो है वो कॉन्सोनेंट है, तो आपको समझ जाना चाहिए यहाँ पे कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है? एलिट्रेशन. ठीक है. Coming to repetition. Repetition means repeating words, phrases for effect. Not a crumb to be found, not a crumb. Alone, alone, all alone.
तो यहाँ पे क्या हुआ है, रिपीट कोई वर्ड जो है या कोई फ्रेज जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है एक इफेक्ट क्रिएट करने के लिए। बार बार कोई वर्ड या कोई फ्रेज फ्रेज मतलब कोई भी एक सेंटेंस, शॉर्ट सेंटेंस या लॉन्ग सेंटेंस बार बार यूज हो रहा है पोएम में। आप देखोगे अक्सर पोएम में कोई वर्ड या कोई लाइन बार बार रिपीट हो रही है, उसको रेपिटेशन कहते हैं। ठीक है, फिर है ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया जो है ये भी एक पोएटिक डिवाइस है जो पोएट यूज करता है पोएम्स में। ओनोमेटोपिया मींस वर्ड्स दैट इमिटेट साउंड्स। एग्जांपल बuzz, splash, clang. Poetry example: how they clang and clash and roll. Simply जो नेचुरल साउंड्स है ना, जैसे जब बेल रिंग होती है तो रिंगिंग ऑफ बेल्स, या फिर फॉर एग्जांपल जब क्लॉक टिक टॉक होती है, ये मतलब ये, या बर्ड्स का चिर्पिंग, ये कुछ नेचुरल साउंड्स जब आप यूज होते हुए देखोगे किसी पोएम में डायरेक्टली, कभी सीधा साउंड्स का वर्ड यूज होता है पोएम में, तो वहां पे ओनोमेटोपिया यूज हो रहा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो कुछ क्लैंग, क्लैंग क्या है, ये साउंड है किसी चीज का। क्लैश, जब कोई चीज आपस में टकराती है तो क्लैश। या रोर, रोर होता है तेज से गुर्राना, जैसे शेर गुर्राता है। जब आपको लगे कि ऐसे वर्ड्स यूज हुए हैं जो साउंड के साथ, नेचुरल साउंड के साथ ये होते हैं, तो वहां पे आप क्या बोलोगे, कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज किया है पोएट ने? ओनोमेटोपिया। जब आपको लगेगा कि साउंड्स का नेम, जो वर्ड है ये साउंड्स का नेम है, ये इमिटेशन ऑफ साउंड्स हो रहा है, नेचुरल साउंड्स हो रहा है, तो यहाँ पे आपको समझ आना चाहिए पोएटिक, कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है, ओनोमेटोपिया। अब है इमेजरी। Imagery, definition of imagery is language that appeals to senses. Example: he wore a question mark for a tail. General example: golden sunset poured over the sea. इमेजरी सिंपली एक ऐसी लैंग्वेज है जो अपील करती है हमारे सारे सेंसेस को। कभी कभार आप देखोगे कि पोएट जो है वो ऐसी लाइंस लिखता है पोएम में कि हमें जैसे उसके विजुअल्स आने लगते हैं आंखों में, इमेजिन करने लगते हैं हम चीज़ें, हमारी आंखों में वो सारा जैसे आ जाता है। बारिश पड़ रही है, ऐसा मौसम है, ऐसा हो रहा है, सारा डार्क है, तो वो सारा हमारी आंखों के सामने आ जाता है। खाली आंखों के सामने ही नहीं, हमारे जितने भी सेंसेस है ना, विजन, देखना, साइट या हेयरिंग सेंसेशन या स्मेलिंग सेंसेशन, इवन ये जैसे काम सारे काम करने लगते हैं। हमें ऐसे लगता है कि जैसे हम कुछ सुन भी पा रहे हैं, देख भी पा रहे हैं पोएम पढ़ के, और बराबर वही सिचुएशन हम जैसे कभी कभार क्या होता है कि जैसे स्मेल भी आती है और टेस्ट भी कर पाते हैं। ठीक है, तो जब ऐसा होने लगे, कोई विजुअल्स आने लगे ऐसी चीज़ों के, आपके सेंसेस को अपील करे कोई लाइन जो पोएट ने लिखी होगी, तो आप समझ रही इमेजरी यूज हो रहा है। इमेजरी मतलब इमेजिनेशन। ठीक है, आप इमेजिन करने लगते हो चीज़ें, जैसे ही आप वो पोएम की लाइन पढ़ने लगते हो। जब आपके साथ ऐसा हो जाए तो आप समझ जाओ इमेजरी यूज हुआ है पोएम में। यहाँ पे एग्जांपल दी गई है किसी सीबीएसई की किसी पोएम से, ही वोर अ क्वेश्चन मार्क फॉर अ टेल। ठीक है, देखो हम ये क्वेश्चन मार्क फॉर अ टेल जो है ये हम इमेजिन भी करने लगते हैं। जैसे कि एक और एग्जांपल है, गोल्डन सनसेट पोर्ड ओवर द सी। कोई समुंदर है, वहां पे सनसेट मतलब सन जो है वो सेट हो रहा है, आफ्ताब, आई डोंट नो उर्दू में तुलू कहते, गुरूब कहते, मतलब निकल रहा है आफ्ताब। तो सनराइज होता है सन का चढ़ना, जब सुबह सूरज चढ़ता है। सनसेट होता है शाम को जब सूरज वापस जाता है, तो उस टाइम पे जैसे गोल्ड जैसा लग रहा है, क्या पूरा गोल्ड गोल्ड जैसे छा गया है समुंदर के ऊपर। अब देखो जब ये लाइन ऐसा पड़ता है तो जैसे एक सी समुंदर आंखों के सामने आ भी जाता है, सनसेट आ रहा है आंखों में, और वहां से पूरा गोल्ड जैसे हो गया है सी, ऐसा दिख रहा है। इमेज, इंसान इमेजिन करने लगता है, विजुअल्स आने लगते हैं इंसान को आंखों के सामने। दिस इज द पावर ऑफ इमेजरी। ठीक है, ये जब ऐसा होने लगे आपको चीजें दिखने लगे, आप चीजों को सूंघने लगो, आप चीजों को पढ़ते ही, सिर्फ पढ़ने से ही जैसे आपको सुनाई भी दे रहा है या फील हो रहा है कोई चीज है, तो समझ जाओ यहाँ पे इमेजरी यूज हुआ है।
Then comes enjambment. Enjambment means sentence continues without a pause or punctuation beyond the line. Example: to where it bent in the undergrowth, he stalks in his vivid stripes the fifth steps of his cage. तो enjambment सिंपली आप देखोगे बहुत सारी ऐसी पोइम्स है जहाँ पे पोएट क्या करता है कि वो एक लाइन से दूसरी लाइन पे चला जाता है, फिर तीसरी लाइन पे चला जाता है, कोई फुल स्टॉप यूज नहीं करता, कोई क्वेश्चन मार्क यूज नहीं करता, कोई कॉमा यूज नहीं करता, कोई पंक्चुएशन यूज नहीं करता है, डायरेक्टली एक लाइन से दूसरे लाइन विदाउट पॉज चला जाता है, विदाउट पंक्चुएशन चला जाता है, ठीक है, बियॉन्ड द लाइन चला जाता है, वो लाइन के आगे आगे चला जाता है विदाउट यूजिंग एनी पंक्चुएशन. हम इंसान को कभी जो नया होता है रीडर उसको समझ भी नहीं आता ये इसके ये लाइन इसके साथ ही है कि ये अलग है, क्योंकि कोई पंक्चुएशन यूज नहीं, कोई फुल स्टॉप यूज नहीं हुआ, ठीक है. तो ऐसा जब आपको दिखे कैसा हो रहा है तो पोएम में, तो वहां पे यूज हुआ है एंजाम्पमेंट, ठीक है, एंजाम्पमेंट वहां पे यूज हुआ है ऑनलाइन. जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है, आप इनमें भी देख सकते हो. कंटिन्यू लाइन जा रही है लेकिन कोई पंक्चुएशन यूज नहीं हुई है, ये एंजाम्पमेंट का यूज हुआ है यहाँ पे. देन कम्स हाइपरबोल. हाइपरबोल होता है exaggeration for emphasis. Example, I told you a million times. हाइपरबोल होता है सिंपली एग्जैजरेट करना, बढ़ा चढ़ा के चीजों को बोलना ताकि जोर, एम्फेसिस मतलब इम्पोर्टेंस समझ आए बातों. जैसे कि कोई बात हम बार बार बोलते हैं, बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, एग्जैजरेट करके बोलते हैं ताकि सामने वाले इंसान भी जो सुन रहा है उसको असर पड़े इस बात का, इसलिए हम बार बार रिपीट करते हैं और एग्जैजरेशन के साथ बोलते हैं, ठीक है. तो ऐसा कभी पोइम में जब यूज होता है, कोई लाइन आपको दिखे कि ये बहुत एग्जैजरेट की जा रही है, आप समझो कि ये कोई हम तक कोई बात पहुंचाने के लिए कोई इम्पोर्टेंस, उस लाइन की कोई इम्पोर्टेंस है जो बार बार एग्जैजरेट किया जा रहा है उस लाइन को पोएम में, तो इस तरीके से इसको ऐसा जब हुआ होता दिखेगा आपको पोएम में तो वहां पे हाइपरबोल यूज हुआ है. एग्जाम्पल, आई टोल्ड यू मिलियन टाइम्स. मिलियन टाइम्स कोई बोल सकता है, कोई बात इंसान मिलियन टाइम्स रिपीट करते हैं, लेकिन हम बोलते हैं मैं तुम्हें 1000 बार ही बोला, आई टोल्ड यू मिलियन टाइम्स. 1000 बार उसने बोला नहीं होता, ज्यादा से 3-4 बार ही बोला होता है. ये होता है एग्जैजरेट करना ताकि सामने वाले को समझ आए नहीं इसने बहुत बारी बोला है तो अब मुझे उसको सुनना पड़ेगा. ऐसी ही चीजें, ऐसी लाइंस, ऐसे वर्ड्स यूज होते हैं पोएम में पोएट्स के द्वारा. तो जब ऐसा आपको दिखे होता हुए तो आप समझो कि यहाँ पे हाइपरबोल यूज हुआ है. देन कम्स सिंबलिज्म. Symbolism, when an object represents an idea using symbols for deeper meanings. Example, trees symbolize freedom. आप ये ज्यादा प्रोज में होता है ये सिंबलिज्म, नहीं पोइट्री में भी होता है, ऐसा नहीं है. जैसे फॉर एग्जाम्पल लिखा कोई कुछ होता है वहां पे, लेकिन असल में वो चीज, वो जगह, वो कलर, वो कोई भी ऑब्जेक्ट जो वहां पे होगा पोएम में जो पोएट ने लिखा होगा, वो असल में कोई हमें दूसरी मैसेज देना चाहता है, उसका कुछ डीप मीनिंग है. जैसे कि कहीं पे ट्रीज लिखा होता है लेकिन ट्रीज वो होता नहीं है एग्जैक्ट एक्चुअली, उसका मतलब, उसका असली मतलब होता है ट्री से फ्रीडम. यहाँ एक पोएम है द बैंगल सेलर, 8th जेके बोस सिलेबस में, द बैंगल सेलर, जो कि सरोजनी नायडू ने लिखी है. सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है. सरोजनी नायडू ने जो पोएम लिखी द बैंगल सेलर, उसमें उसने चूड़ियों के, ऑब्वियसली बैंगल मीन्स चूड़ियाँ, तो उसने चूड़ियों के बारे में लिखा है, डिफरेंट कलर की चूड़ियों के बारे में लिखा है जो एक औरत पहन रही है. तो जबकि वो चूड़ियों की बात एक्चुअल में हो नहीं रही है, वो चूड़ियों के जरिए हमें कुछ और मैसेज देना चाहती है औरत के बारे में, औरत की, वो हमें मैसेज देना चाहती है औरत की लाइफ के बारे में, औरत के लाइफ में जो डिफरेंट स्टेट्स आते हैं उसकी एज के हिसाब से या उसके एनवायरनमेंट के हिसाब से, वो हमें वो दिखाना चाहती है बैंगल्स के थ्रू, ठीक है. तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि कभी हम यूज़ हुआ होता है रेड, किसी पोएम में बोलता है दिस वाज दैट वाज रेड इन कलर, या कुछ ऐसी पोएम में लाइन यूज हुई हो, तो मतलब वहाँ पे रेड कभी कुछ सिंबलाइज कभी करता है, रेड लव भी सिंबलाइज करता है क्योंकि फ्लावर रेड रोजेस है ना, हार्ट और इज रेड, तो लव भी सिंबलाइज करता है. लेकिन रेड जो है वो वॉर भी सिंबलाइज करता है क्योंकि रेड ब्लड भी रेड होता है, तो वॉर में तो खून ही बहता है, तो रेड जो है जैसे वो वॉर भी, टर्मोइल भी, खून खराबा भी रिप्रेजेंट करता है. या ऐसे बहुत सारी चीज़ें, कलर्स होते हैं कभी कभार, ऐसे जो दूसरे कलर्स होते हैं, है.
फ्लावर्स, फ्लावर्स ज़रूरी नहीं हमेशा अच्छे के लिए। फ्लावर्स जो है, हम जब कोई मारता है उसकी कबर पे भी फूल डाले जाते हैं, तो ज़रूरी नहीं है फ्लावर्स हमेशा अच्छा ही सिंबलाइज करे, उनका मीनिंग हमेशा पोइट्री में अच्छा ही हो, बुरा भी हो सकता है। तो सिंबलिज्म होता है, ऑब्जेक्ट का नाम कुछ और लिखा होता है पोएम में, लेकिन असल में उस ऑब्जेक्ट का कुछ डीपर मीनिंग होता है जो पोएट हम तक पहुंचाना नहीं चाहता डायरेक्टली, लेकिन उस वर्ड हम तक रखता है कि हम उसको समझे। ठीक है, दिस इज दैट्स कॉल्ड सिंबलिज्म। ये पोएट्री में भी होता है, प्रोज में भी होता है, स्टोरीज में भी होता है। ठीक है, then comes oxymoron. Oxymoron जो है, it is the definition of oxymoron is two opposite ideas together. Example, deafening silence, bittersweet. oxymoron होता है दो opposite ideas को, मुख्तलिफ दो आइडियाज है और दोनों आइडियाज एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ है। ठीक है, और उन्हीं दो मुख्तलिफ आइडियाज को एक साथ लाना ऑक्सीमोरॉन है। जैसे कि कभी किसी पोइट को भी पोएम में यूज करा है डेफनिंग साइलेंस। डेफनिंग का मतलब होता है नॉइज, शोर शराबा, ऐसा शोर शराबा जिससे आप बहरे हो सकते हो। साइलेंस, साइलेंस मतलब खामोशी, साइलेंस में शोर शराबा हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, शोर, डेफनिंग साइलेंस, एक ऐसी साइलेंस जिससे शोर आ जाए कानों में। ठीक है, बहरा कर दे इंसान को। तो देखो ये टोटली डिफरेंट दो है। साइलेंस चुप होती है, लेकिन यहाँ से डेफनिंग नॉइज होता है। लेकिन देखो इन दो डिफरेंट मुख्तलिफ आइडियाज को एक साथ लाना। बिटर स्वीट, बिटर कड़वा होता है, स्वीट होता है मीठा। देखो बिटर स्वीट को एक साथ लाया गया है यहाँ पे वर्ड को। दो डिफरेंट मुख्तलिफ आइडियाज को एक साथ लाना, जब पोइट ऐसा करता है या कोई ऑथर ऐसा करता है, उसको ऑक्सीमोरॉन कहते है। समझ जाओ कि वहां पे कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है जब दो डिफरेंट आइडियाज को एक साथ लाया जाए, ऑक्सीमोरॉन। देन इज आयरनी। आयरनी, the definition of irony is opposite of what's expected happens. Example, a traffic cop gets ticketed, a fire station burns down. Found more in prose literature than poetry. हाँ, आयरनी एक ऐसा चीज है, एक ऐसा पोएटिक डिवाइस है, लिटरेरी डिवाइस है जो ज्यादा प्रोज में, स्टोरीज वगैरह में यूज होता है, प्रोज लिटरेचर में यूज होता है पोएट्री से। आयरनी होता क्या, आयरनी होता है जब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अब ऐसा होगा, हमने अब ऐसा एक्सपेक्ट किया होता, लेकिन उसका कुछ अपोजिट ही हो जाता है। जैसे कि अक्सर हम, पता नहीं नॉवेल्स आप पढ़ते होंगे कि नहीं, अगर मूवीज तो देखते होंगे, हम कभी एक्सपेक्ट या कभी कोई सिचुएशन हमारी लाइफ में ऐसी आ जाती है तो हमें लगता है कि अब इसमें ऐसा होगा इस स्टोरी में, है ना, लेकिन उसमें वैसा कुछ नहीं होता, उसमें उसका ऑपोजिट ही होता है। ठीक है, तो समझो वहां पे कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है, जब पोएट इंसान की एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट कुछ करे, कुछ और ही करे, तो वहां पे आयरनी यूज हुई है। ठीक है, आयरनी जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, अ फायर स्टेशन बर्न्स डाउन। देखो फायर स्टेशन जो कि फायर स्टेशन जो है वो दूसरों की आग बुझाने के लिए मदद करता है, वो यहाँ पे खुद जल रहा है। ठीक है, ट्रैफिक कॉप है, ट्रैफिक पुलिस है, ट्रैफिक इंस्पेक्टर है जो कि दूसरों को पकड़ता है, बुराई करने में उनकी ये काटता है। लेकिन यहाँ पे वही ट्रैफिक कॉप ही टिकट हो रहा है, उसी का रसीद कट रहा है। ठीक है, तो कभी कभार मूवीज में, इवन जब हम नॉवेल पढ़ते हैं या कोई स्टोरी पढ़ते हैं, आप देखोगे वहाँ पे कि अब हमें लगता है कि इसके बाद ऐसा होगा, अब इसका बेटा इसको बचाने आएगा या कुछ ऐसा, लेकिन उसका ऑपोजिट ही होता है वहाँ पे। ठीक है, तो समझ जाओ कि वहाँ पे आयरनी यूज हुई है। ठीक है, आयरनी लाइफ में भी हो जाती है, हमने सोचा होता है कि बड़े हो जाएंगे कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन उसका फिर ऑपोजिट हो जाता है, तो दैट्स द आयरनी ऑफ लाइफ, है ना। एंड देन इज anaphora. Anaphora, the definition of anaphora is repetition at beginning of lines. Example, every day, every night, in every way. और एक एग्जाम्पल है, नॉट टाइम, नॉट मनी, नॉट फेम। रेपिटेशन मतलब कोई भी पोएम की लाइन जो है, उस लाइन में जो पहला वर्ड है वो रिपीट हो रहा है बार बार। जैसे कि आप देखोगे एवरी डे, एवरी, एवरी नाइट, इन एवरी वे। देखो एवरी 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 बार बार रिपीट हो रहा है एक ही लाइन में, या ये है एनाफोरा। ये कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट नहीं हो रहा है, ये पूरा एक वर्ड रिपीट हो रहा है बार बार। ठीक है, तो ये है एनाफोरा।
ठीक है। आप देखो यहाँ पे नॉट टाइम, नॉट मनी, नॉट फ्रेम, नॉट 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 बार बार एक ही लाइन में रिपीट हो रहा है, तो ठीक है, इसको एनाफोरा कहते हैं। ऐसे जब आप देखो किसी पोएम में बार बार एक ही लाइन में कोई एक वर्ड बार बार यूज हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो वो है एनाफोरा। तो दिस वाज द एंड ऑफ दिस टॉपिक। और भी बहुत सारे पोएटिक डिवाइसेस होंगे, मैं जितना कवर कर पाई इस वीडियो में मैंने वो कर लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं CBSE और JK बोर्ड सिलेबस के हिसाब से मैंने देखा, तो वो मैंने आपको यहाँ पे क्रैक कर दिया। आई होप इट विल बी हेल्प फॉर यू। तो if this video helped you, don't forget to like, share and subscribe, and tell me in the comments what topic should I cover next. Until next time, keep reading beyond the page.